सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम अनुराग सिंह है और मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ इस प्रयोजन से कि हमारे गांव का जो इतिहास है, जो गांव के बारे में हमारे पुरनिया लोगों का प्रताप है, जिसकी वजह से ये गांव आज है। इससे इस गांव का एक बहुत ही सबल इतिहास रहा है और उनके कृपा से आज की जो नौ पीढ़ियाँ हैं वो अपने अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हमारे गांव के एक सम्मानित सदस्य हैं, आप सब लोग जानते होंगे, श्री तेज प्रताप सिंह जी, जिनको बहुत लोग तहसीलदार चाचा भी बुलाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को उहापोह में सभी लोग लगे हुए थे। इन विचारों को इन्होंने कलमबद्ध किया है, इस पर काफ़ी परिश्रम किए हैं, सोचे हैं, समझे हैं। तो जो भी इनके पास मेमोरी थी, जो बचपन से लेकर अभी तक ये देखे हैं, उसको इन्होंने कलमबद्ध किया है। और कलमबद्ध करने के लिए इन्होंने परिश्रम करते हुए एक किताब लिखा, जो कि छप करके आई है, बहुत लोगों को वितरित हुआ है, बहुत लोग लेना चाह रहे हैं। तो ये इस गांव का इतिहास है और इतिहास बीती हुई बातें होती हैं, जैसे आप लोग जानते हैं। और इतिहास का सबसे मुख्य डिमांड है कि इतिहास में सत्यता होनी चाहिए। ये सत्यता जानने के बाद कुछ प्रश्नोत्तरियां होती हैं, वाद विवाद होते हैं। कुछ लोगों को इतिहास अपने अनुरूप नहीं लगता है, तो कुछ लोग समझते हैं कि मिथ्या से भरा हुआ है। लेकिन हमारे चाचा का मानना है और मेरा भी मानना है कि इतिहास सत्य पर आधारित होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए क्योंकि जिन्हें अपना इतिहास नहीं पता होता है, आने वाले समय में उनका भविष्य समाप्ति की तरफ जाता है। तो इतिहास में हमारे पुरखे कौन थे, हमसे गलतियां कहाँ हुई थी, उसको हम सुधार कैसे सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम तभी जान सकते हैं जब हमारे पास उसका एक व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड हो। उस रिकॉर्ड को हम पढ़ सकें, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बता सकें, ताकि अगर यहाँ से कोई माइग्रेट भी हो कभी इस गांव से, तो वो बता सके कि हमारे पुरखे कौन थे, उन्होंने गांव के लिए क्या योगदान दिया और उनको कैसे याद किया जा रहा है। तो इसी से संबंधित एक किताब लिखी गई है। और ये चाचा इसके पहले एक और किताब लिख चुके हैं, बंगाल में रहते थे, नौकरी करते थे। हम थोड़ा सा शॉर्ट में उस पर भी बात करेंगे। पहले मैं आपको किताब की एक झलक दिखा दे रहा हूँ, फिर आगे हम इस पर बात करते हैं। ये किताब है इतिहास के पन्नों में आज तक, बंस बेली सहित, मुआरी नारायणपुर, आजमगढ़। भगवान राम का बालक रूप का अद्भुत चित्र लगा है इस पर, फ्रंट पेज पे। और पीछे के पन्ने पर हमारे ही परिवार, हमारे ही पूर्वज वीर दुर्गादास राठौड़ जी हैं, जिन पर कुछ संक्षिप्त इतिहास भी आपको मिलेगा। और इसी के साथ मैं दिखाना चाहूँगा एक छोटी सी किताब है जो चाचा ने कलकत्ता में लिखे थे, पश्चिम बंगाल क्षत्रिय समाज एक दृष्टि पर। तो देखकर अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके लिए कितना परिश्रम किया गया होगा, कितनी मेहनत की गई होगी। और परिश्रम का एक निश्चित मेहनताना भी होता है, चाहे आप कोई भी कार्य करें। तो उस पर हम अभी और प्रकाश डालेंगे। इस किताब का मूल्य 100 रुपये है, सहयोग राशि है, जो जिसको मेहनताना हम नहीं कह सकते, सहयोग राशि है। ये हैं हमारे चाचा, क्षत्रिय समाज बंगाल में भी रहे हैं, उसका दर्पण इन्होंने लिखा था। ये इनके बारे में छोटा सा विवरण है। टेक्समेको में ये नौकरी करते थे चाचा, वहाँ पर बेलगरिया कोलकाता, और इनका स्थायी पता यही गांव है। और इसके बाद हम आते हैं अपने अभी के हाल के किताब पे। तो इस पर अब हम सीधा डायरेक्ट बात करेंगे चाचा से, जो हमारे साथ आज उपलब्ध हैं सौभाग्य से। और मैं भी दीपावली में छुट्टी आया था, तो उन्हीं के मुख से हम सुनेंगे कि इस बंसबेली में कौन कौन थे, उनकी उपलब्धियां क्या थी और हम इसे क्या सीख सकते हैं, ताकि हम अपनी नौ पीढ़ी को ये चीज़ें दे सकें। और मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दूंगा चाचा का कि इन्होंने ये किताब लिखा, और बहुत सारी चीज़ें इससे हमें पता लगी जो हमें भी नहीं पता थी। तो मैं तो बहुत ही आभारी रहूँगा इनका। तो आइए सीधा उन्हीं से मिलते हैं और स्वागत करते हैं चाचा का अपने नमस्कार के साथ। चाचा नमस्कार। चाचा, गाँव में आई रहनी छुट्टी में, तो हमके पता लगल कि एक किताब लिखले हवा तुम, और बंसबेली है गांव के बारे में, जेमें हमन के पुरखा पुरनिया सब लोग है। और हमरे समझ से अब तोहरे बात शायद है कि वही ये पीढ़ी में जे इतना ज़्यादा डिटेल जान सका था। तो एकरे बारे में पहला चीज़ हम चाहब कि थोड़ा सा अपन संक्षिप्त विवरण दे चाचा, कि ताकि नौ पीढ़ी भी जान सके कि कितनी परिश्रम कैला तू के हवा, और ये
तुम्हार वर्क कार्य क्षेत्र का रहे और का विचार से ही किताब का विमोचन कलमबद्ध कइले बा। विचार थोड़ा सा तेज आवाज। विचार मन में विचार उठा। हम्म पहले मैं तो यहाँ जो है यहाँ यहीं पैदा हुआ। इंटरमीडिएट तक पढ़ने के बाद मैं कलकत्ता चला गया। हम्म कलकत्ता जाके एक बिरला जी की फैक्ट्री थी, उसमें नौकरी करने लगा। वहाँ बहुत राजपूत लोग हैं। मेरे मन में ये विचार आया कि भाई राजपूतों को एकत्रित किया जाए। ठीक है। ऐसा सोचकर 7 आदमियों का चयन हमने किया। उन 7 आदमियों में एक मैं था, छपरा जिला के जनराम सिंह थे। ठीक। जो हम दोनों टेक्समेको में ही कार्यरत थे। फिर हिंदुस्तान मोटर के लोगों से हम लोगों का संपर्क हुआ। तो हिंदुस्तान मोटर में भी 2 आदमी मिले हमको, एक अवधनाथ सिंह और एक उमा शंकर सिंह। आप कलकत्ता में कब पहुंचे थे, किस साल की बात है ये? सन 66 में हम गए कलकत्ता। अच्छा। सन 66 में कलकत्ता गए। रिटायर किस साल में हुए आप? रिटायर हुए हम सन 2005 में। अच्छा। 2004 31 दिसंबर 2004 को हम रिटायर हुए। तब से फिर हम आए तो घर में करीब 1 साल तक घर रहे। फिर यहाँ से हमारे दोस्तों का रेंज बहुत अच्छा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया आप चले गए, घर बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ। आप आइए, समाज का काम बहुत ढीला हो गया। अच्छा। तो फिर मैं कलकत्ता गया। तो वहाँ जो है रहा, प्रचार प्रसार हम लोग किए। आज तो पश्चिम बंगाल में हमारा क्षत्रिय समाज जो है बहुत पर अग्रसर है। प्रथम हम 7 आदमी थे जिन्होंने समाज का निर्माण किया। तो 4 ये हुए और एक नेशनल लाइब्रेरी के हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राम दुलार सिंह, संस्कृत विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेशनल लाइब्रेरी। और तीसरे व्यक्ति 5वें व्यक्ति थे ये ठाकुर तिलकधारी सिंह, जौनपुर निवासी। तो उनका टीवी ट्रांसपोर्ट बोल के उनका एक ट्रांसपोर्ट था बड़ी बाजार में। और एक मनी सिंह थे जो काशीपुर में रहते थे, छपरा जिला के रहने वाले थे और बड़े भोज आदमी थे। तो हम 7 लोगों ने मिल के बीड़ा उठाया। उस समय कोई जानता भी नहीं था कि पश्चिम बंगाल में क्षत्रिय हैं। लेकिन हम लोगों ने अथक प्रयास करके 2 साल अथक प्रयास किया। अथक प्रयास करने के बाद सन 80 के बाद से 2-3 साल अथक प्रयास करके 16 जनवरी 1983 को हम लोगों ने वहाँ के महाजाति सदन में बहुत बड़ा आयोजन किया था, जिसमें डॉक्टर करण सिंह आए थे, शंकर दयाल सिंह। कश्मीर वाले हैं? कश्मीर वाले डॉक्टर करण सिंह सांसद? हाँ, कश्मीर वाले। अच्छा। हम उनको संबोधित किया। बहुत बड़े जुलूस के साथ हम लोगों ने उनको ग्रैंड होटल में ठहराया था। इसके बाद धीरे धीरे हमारा इतना जबरदस्त प्रसार हुआ कि सारे पश्चिम बंगाल में तो मतलब अगर मैं इसको संक्षेप में समझूं तो आपने वहाँ पर एक संगठन का निर्माण किया। संगठन में हम 7 आदमी और संगठन का प्रतिनिधित्व किया। आज संगठन बहुत उन्नतशील है। तो हमारा वहाँ क्या नाम है, गंगा सागर प्रॉपर कपिल मुनि के स्थान पर बहुत बड़ा हम लोगों का ये बना हुआ है, बन रहा है अभी धर्मशाला रूप में। तो वहाँ सब मैं समझूं तो आपकी रुचि जागृत हुई किताब लिखने का।
और इतिहास समझने का, और वही कारण बना ये गांव के इतिहास को हाँ, तो कलमबंद करने। जब लगे हम वहाँ वहाँ जब देखे कि कहीं कहीं मैंने लोग, बहुत लोग रिटायर्ड होकर चले गए, बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी। आप तो शुरू से ही जुड़े हुए हैं, तो आप एक तो लिखिए। हाँ तो ये यही जो क्षत्रिय समाज पश्चिम बंगाल, हाँ, ये वाले। हाँ क्षत्रिय समाज एक दृष्टि हाँ हाँ, में कैसे हम लोगों ने समाज को तैयार तो इसमें किया। पूरा क्षत्रिय वंश का बेली नहीं, है। हाँ क्षत्रिय वंश का नहीं है। हाँ, इसमें जो है वो हम लोगों के कृतित्व मैंने किस प्रकार हम लोगों ने परिश्रम करके खड़ा किया समाज। फिर इसके बाद कुछ अपने राजपूत वंश के लोगों का भी उसमें हमने पीछे दिया है। विवरण दिया, ठीक है। लेकिन मूलतः कैसे समाज तैयार हुआ पश्चिम बंगाल में, उसमें लिखा। अच्छा, ठीक। तो इसके बाद जब हम घर तो आना जाना होता ही था, यहाँ आए तो हमारे मन में आया कि भाई क्यों नहीं एक अपने पूर्वजों के बारे में, अपने गांव के बारे में लिखा जाए। हालांकि मैंने बड़ा प्रयास किया, लेकिन ओरिजिन जो है हमको नहीं मिल पाई। हमने सुना है इसमें आप 2-2.5 साल से मेहनत कर रहे थे। हाँ, मतलब 2.5 साल का लगातार परिश्रम है ये जो किताब दिख रही है। हाँ, तो हम जो है पता किए कुछ, और कुछ पूर्वजों से सुने थे, कुछ अपना अनुमान भी इसमें है। हाँ, तो अनुमान तो सत्य पर आधारित ही होगा। अच्छा, तो कुछ अपना अनुमान और कुछ सुनी सुनाई बातें और कुछ जो है आंखों से देखी हुई बातें, तीन बातों का उल्लेख है। हाँ, आज से 80 साल पहले हम लोगों ने देखा कि हमारा गांव मतलब एकदम केवल आम के बाग के बीच में फंसा हुआ है। बगल में मतलब राठौर लोग जब वहाँ उस समय क्या नाम है, बहुत पहले औरंगजेब के समय में, हाँ, जब मुगलों के दौर में हम लोग मुगलों के युद्ध करते करते इधर उधर हो गए, इधर उधर मतलब जब वहाँ असुविधा होने लगी, मतलब हमारे सम्मान कारबार हर चीज पे समाज धर्म में असुविधा होने लगी, तो लोग वहाँ से चारों तरफ छिटराए। तो उसी में एक धड़ा जो है हमारे राठौरों का जी आजमगढ़ में आया जी। हम लोग पहले भीमबर लोग बताते हैं, सुने हैं कि भीमबर में हमारे राठौर लोग आए, और वहीं से भीमबर पड़री एक गांव है, हम लोगों का चौपट वही माना जाता है। अच्छा। पड़री से जब परिवार बढ़ा तो आके हरसिंहपुर में हम लोग बसे। अच्छा, इसीलिए हरसिंहपुर को चौखट कहते हैं। हाँ, तो हम लोगों का मतलब 14 गांव हमारा इधर है और 14 गांव भीमबर पड़री की तरफ है। तो चौखट कहने का मुख्य कारण यही था कि पहले हरसिंहपुर बस के फिर हम इधर, पहले वहाँ था पड़री, भीमबर पड़री। हाँ, दोबारा जब हम लोग मतलब वहाँ से परिवार विस्तार किए, हाँ, परिवार बढ़ा तो हरसिंहपुर आए। अच्छा, तो हरसिंहपुर से इधर 14 गांव हम लोग फैल गए। अच्छा, इधर हमारा 14 गांव इधर है और 14 गांव हमारा उधर है। हरसिंहपुर से नहीं, भीमबर पड़री। अच्छा अच्छा। हरसिंहपुर में अभी कितने घर होंगे अपने समाज राठौर परिवार के? 20-30 घर। अच्छा, तो वहाँ के सबसे बुजुर्ग जिनको आप जानते हो? एक तो राम कठिन सिंह बाबा आते थे जिनको हम देखे थे। राम कठिन तो मर गए, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। आप जिनको सबसे बुजुर्ग को जानते हैं, जो बहुत बुजुर्ग थे, जिसको आप बचपन में देखे? उस समय मुख्य। अच्छा, तो हमारी जो वंश बेली आपने किताब में लिखा है, वो जो पुराने लोग थे, तो उनका ताल्लुक क्या हरसिंहपुर से था, संबंध था कि उसके भी पहले वो लोग? वहीं से हम लोग एक दो परिवार वहां से आके यहाँ, ये आम का बगीचा था, जंगल था। हाँ, चारों तरफ केवल आम के पेड़, महुआ के पेड़, जंगली पेड़ थे। जंगल में आके हम लोगों को बसे, यहाँ बस गए। बसने के बाद उस समय तो दूसरा कोई साधन नहीं था। मनुष्य को पानी और
ये क्या नाम है, भोजन पानी इसी की आवश्यकता थी। नदी के किनारे अधिकांश हम लोग बसते थे। हाँ हम लोग क्या बस्तियां हाँ, मतलब जहाँ जहाँ नदी वहीं जीवन है, ये तो बात सही है। तमसा नदी के बगल में हम लोग आके बस गए। यहाँ का बगीचा था, झुंड झुंड का झुंड बाग थी, उन्हीं बागों में लोग रहे और खेती बाड़ी करने लायक थी जमीन की। मैंने समतल जमीन को बड़े परिश्रम करके हमारे पूर्वज उपजाऊ बनाया। उसको किसी तरह से बना के अपना जीवन यापन उसमें करने लगे। कोई नौकरी धंधा वाला तो जमाना उस समय था नहीं। उस समय तो बस केवल पैदा करो खाओ, यही था। तो इसी आधार पर जो है धीरे 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 गाँव बस गया। तो इसके बाद कुछ अपने परिश्रम करने वाले लोगों को खोजा गया। उसके बाद धीरे धीरे गांव का विस्तार हुआ। तो गांव का विस्तार हुआ तो हमारा ये भूखंड जो है 22 से 92 बीघे का। अच्छा। अमवारी नारायणपुर में, इसको सिवान कहते हैं। सिवान कहते हैं क्या अमवारी का? सिवान अमवारी नारायणपुर हमारा गांव है। अच्छा, पूरा गांव। हाँ, पहले इसको आम बारी कहते थे। अच्छा। आम बारी से इसका शुद्ध नाम हुआ अमवारी नारायणपुर। अच्छा। नारायणपुर गांव के पश्चिम तरफ है, तो उसको मिला के तो नारायणपुर अलग टुकड़ा था। तो मैंने ये सिमाना है। अच्छा। लेकिन हम ही लोगों के दखल में। अच्छा, ठीक है। इसके बाद जो है गांव के लोग अपना, तो हमारे मूलतः हमारे ये में 5 लोग नियुक्त थे। ठीक। 5 लोगों को जो है 5 हिस्सा में जमीन को बांटा। अच्छा। 2292 बीघा की जमीन, उसमें करीब करीब 2/3 तो उसरीली जमीन थी। गांव के उत्तर तरफ गड्ढा था, दक्षिण तरफ गड्ढा था। अच्छा। उसके बाद नदी। तो बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता था, उसी पानी में जो है, उसी पानी से जल तो बहुत जरूरी है खेती बाड़ी के लिए भी। तो धीरे धीरे जमीन को समतल करके लोग अपना खेती बाड़ी करके जीवन यापन अपना चलाने लगे। कच्चे मकान गांव में देखो, यहाँ से वहां तक 4-5 गड्ढा है बड़ा बड़ा, जिसको हम लोग पुराने समय में गढ़ही बोलते। हाँ। उसी से मिट्टी निकाल के घर बनाना, उसी मिट्टी से कपड़ा बनाना, उसी मिट्टी से उसको छाजन कराना। मतलब सारे संसाधन खुद ही बनाते थे और उसको आगे बढ़ाते थे। तो उस समय गरीबी तो चरम सीमा पर थी। तो अंग्रेजों के जमाने में जो है किसी तरह से जीवन यापन होता था, का चलता था। बाद में शिक्षा उच्छा की तरफ विशेष ध्यान देने लगे लोग। तो जब विशेष ध्यान देने की बात हुई, वो हमारे सामने की बात। अच्छा, मतलब बदलाव आप देखे? हाँ, बदलाव जब आया तो हमारे सामने जस्ट बाबा हमारे, मतलब आपके बाबा, बाबू हरिहर सिंह, हाँ, प्रथम ग्रेजुएट से गांव के। अच्छा, हमारे परदादा। हाँ, तो आपके बुढ़वा बाबा। हाँ, प्रथम ग्रेजुएट थे। यहाँ से कलकत्ता गए। हाँ। कलकत्ता के बाद फिर टाटा चले गए। हम आपको थोड़ा सा रोक रहे हैं। हम एक बार पूछे थे तो बोले कि नीम के तेल का दिया जला के पढ़ाई करते थे। हाँ। बाबा, और शिमला से प्राइवेट एमए किए थे। शिमला से। अच्छा। उस समय, ये मैं आज़ादी के पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा। और एक और अच्छी चीज़ बताऊंगा कि बाबा से लेके हमारी चौथी पीढ़ी है, स्मिथ इंटर कॉलेज जो अजमतगढ़ के स्टेट थे, बनवाए थे। स्मिथ कलेक्टर था आजमगढ़ का। अच्छा। तो ये पहले व्यक्ति थे हमारे घर के, और पहले क्लास था 10वीं का जो बोर्ड का एग्जाम दिए थे स्मिथ में, जो हाल था वो भी छवाया नहीं था। हाल खुला था, अभी पतरा उतरा लगा था, और आंधी आई तो बाबा बता रहे थे कि हाल जो है वो उड़ गया सब। ठीक है। और बाबा हमारे पढ़े स्वर्गीय इंद्रजीत सिंह उसी में, हमारे पिताजी स्वर्गीय सुधीर सिंह जी वहीं पढ़े, और मैं भी अपना +2 वहीं से किया। मैं भी तो वहीं से। तो हम 4 पीढ़ी पढ़े। तो खैर आते हैं मुद्दे पे। बाबा हमारे पहले ग्रेजुएट थे, बता रहे थे।
बढ़िया स्कूल था हमारे हाँ। यहाँ अजमतगढ़ में। हम्म। उसी स्कूल में प्राय सभी लोग, हाँ। तो गांव के प्रथम ग्रेजुएट यही थे। बाबा थे, ठीक। फिर टाटा में जाके स्टेब्लिश हो गए स्कूल में। बाकी बातें तो तुमको मालूम नहीं होती। वहाँ टाटा टेक्निकल स्कूल में प्रिंसिपल थे, 1962 में रिटायर हुए थे, साक्षी के पास। तो फिर जो है बाबा ने बहुत अर्जित किया। हम्म। हम बड़े लड़के को इंजीनियर बनाया। हमारे पूरे परिवार को वो बनाया, हाँ, हम भी। सारे परिवार को एस्टेब्लिश हाँ। किया। यहाँ गांव पर भी मैंने उस समय की कमाई से ही मैंने जिसको कुछ प्रॉफिट या कुछ पैसा निकल जाता था वो जगह जमीन में इन्वेस्ट करता था। कुछ जगह जमीन भी इन्वेस्ट किए। तो इस तरह से हमारा परिवार तो एस्टेब्लिश हो गया शुरू से ही। हम लोग भी मैंने जो लोग घर छोड़ के भागे कुछ ना कुछ बनाए कुछ किए। ही कुछ किए। अब किए क्या, मैं यहाँ स्थिति ये थी बाबू की एक दिन के भोजन के लिए परिश्रम करना पड़ता था। संघर्ष था। और आजकल के लड़के यही कहते हैं, कभी हमारे मन में आता है। आजकल की पीढ़ियां कहती हैं कि मूल उद्देश्य यही था हाँ, कि कैसे हमारे पूर्वज थे कि एक दिन का भोजन जुटाते थे और वो लोग खा के और जीवित रहे। और आजकल के बच्चे बोलते हैं कि तू कैला काम रखते हैं। आज बच्चे यही बोल रहे हैं। हाँ, ये बहुत विडंबना है। तो उस समय बाबू धीरे धीरे 2/3 जमीन तो हमारी उसरीली थी। धीरे धीरे उसको एस्टेब्लिश किए लोग। जो बहुत निचली जमीन थी उसको पाट पूट के किसी तरह इस्टेब्लिश किया। हमारे गांव का मुख्य भोजन जो है धान, मुख्य फसल धान थी। और धान से ही हमारा कारोबार चलता था। हाँ। करीब गांव का 1/10 हिस्सा, हाँ। 1/10 हिस्सा जो है वो बांगर की खेती, 2 फसली जमीन थी। हाँ, 1/10 मतलब 10%। हाँ, मतलब लगभग 225 बीघा हो गया। हाँ, यही मोटा मोटा 2 फसली जमीन यही थी। इसमें 2 फसल होती थी और तो 2 फसल में भी धान गेहूं तो होता नहीं होगा उस समय। नहीं, उस समय धान ये जौ बाजरा, कोदो, सावा। हाँ, वो ये सावा होता था, मोटा अनाज, साथी मोटा अनाज, यही सब होता था। लेकिन अब सरकार उसी को मिलेट्स बोल के बेच रही है कि मोटा अनाज खिलाओ। लोग बीमार पड़ने मरना चालू हुए, तब फिर से वहीं लौट रहे हैं। तो अब इसमें व्यवसायी घुस गए हैं। अब अंग्रेजी में बोलते हैं कि हम मिलेट्स बेच रहे हैं। मिलेट्स क्या है भैया? जौ का आटा, सावा। बता दो, सावा का भात जो बनता था, सावा स्थिति ये थी कि सावा खेत से काट के आता था, मजदूरा ले आते थे और साथ हम लोग भी, हमारे पूर्वज भी साथ, और उसको तैयार करके 10-11 बजे तक औरतों को दे दिया जाता था। और औरतें 2-2.5 घंटे में उसको कढ़ाई में गरम करके और उसको कूट पीट के शाम 4 बजे तक वो चावल तैयार करती थी और शाम को जो है वो भोजन बनता था। बताइए, मतलब रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो। हाँ, ये स्थिति। तो ठीक, ये तो हो गया संघर्ष का बात उस समय का जो जीवन को बिताने के लिए। और आप लोग बाहर गए और अगली पीढ़ी को आप लोग बनाए। हम लोगों के में तो कुछ ये था, जिसके पास जगह जमीन थी कुछ था। रियायों के पास जिनको लाके हम लोगों ने बसाया था, इनके पास तो जगह जमीन थी नहीं। मजदूरी ही इनका मुख्य पेशा था। बेचारे सारा दिन मजदूरी करने के बाद भी भरपेट भोजन इन्हें नहीं मिलता। तो मतलब सभी समाज में गरीबी थी। आंखों से देखा हुआ है। पहले तो मूलतः जौ और रहर यही 2 खेती रबी की फसल में होती जी, और उसको बैल से मड़ाई होता था। जौ, अच्छा, जौ की मड़ाई बैल से होती थी। उसे उस पर गावरी बोल के चलती थी। ठीक चाचा, ये संघर्ष हुआ। उसमें से जो पशु जो जौ खा लेते थे, वो जौ आके रात में बीकर के लिए भी झगड़ा होता था। ये हमारे बाबू के बैल का गोबर है, ये हमारे बाबू के बैल का गोबर है। मैंने उनके लिए हम बताते हैं। ये ले जाके वहाँ को आटा पीसती, आटा पीसने के बाद तो शाम को भोजन। अच्छा, इतना समय था गरीबी। ठीक।
अब चाचा ये संघर्ष का बात है, अब आते हैं हम सीधा बंसवेली पे। अच्छा, आपने बताया कि 5 पट्टी था, 5। फिर आज जो है, आज गांव की स्थिति ये है कि लोग गांव से निकले, हाँ। अपना कमाने धमाने लगे, कुछ शिक्षा का प्रसार हुआ। हमारे यहाँ तो आजकल बहुत आगे लड़के हैं, एक एक लड़के हैं कि मैंने कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। तो आज गांव बहुत उन्नति है, पूरा समाज देश उन्नति कर रहा है। और गवर्नमेंट का भी बहुत योगदान है। सारी सरकारें अपने अपने समय में कुछ ना कुछ काम किए, कोई सरकार बहुत तेज करी है, कोई स्लो करी है। और आज जो अभी वर्तमान सरकार है बहुत ही तेज का चल भी रही सहयोग मिल है। रहा हाँ, है। वर्तमान सरकार तो बहुत ही स्पीड में चल रही है। हाँ, बहुत हर तरफ सड़कें हैं, बहुत हर तरफ बढ़िया से सहयोग सरकार से गाँव तरफ बिजली से है। लेकिन वो हर गांव में जो है वो प्रधानों के ही हाथ में सब कुछ जाता है। तो जहाँ जिस गांव में अच्छे प्रधान हैं, नहीं ठीक है। अच्छा हो जाता विकास है। और भ्रष्टाचार दोनों साथ में चलता है। हाँ, भाई ठेकेदार पैसा नहीं पाएगा तो सड़क क्यों बनवाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो बातें हैं किताब पर, इसमें बंसवेली पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ये किताब आप, मैं चाहूंगा ले लीजिए हाथ में। अच्छा। ठीक है, अब खोल लीजिए। तो चाचा थोड़ा सा बंसवेली पर प्रकाश डालिए कि कैसे क्या था। और तो फिर गांव को 5 खंड में, 5 हिस्से में बांटा गया, 5 पट्टी। हाँ। एक हमारी पट्टी पूर्व वाली पट्टी थी। पूर्व वाली पट्टी शुरू से ही एस्टेब्लिश पट्टी थी। हाँ। इसमें हमारे पट्टी में भी 5 हिस्सा बने। हाँ। इन 5 हिस्सों में ये है, एक हिस्सा हम लोगों का था जिसमें आधा हमारे अमरदेव और ये राम सकल वगैरह जो है हमारे आधा थे। हाँ। आधा में हम लोग थे। तो हमारे पूर्वज 2 भाई थे, रोपन सिंह, चतुर्घुन सिंह। हाँ। चतुर्घुन सिंह से वो लोग हैं। रोपन सिंह के पुत्र हुए अजायब सिंह। अजायब सिंह के थोड़ा सा तेज बोलिएगा। थोड़ा सा तेज, आवाज तेज करके। अच्छा, अजायब सिंह के हाँ। 2 लड़के हुए। एक हुए, अरे अजायब सिंह 2 भाई थे। हाँ। रोपन सिंह के 2 लड़के, अजायब सिंह और काशी सिंह। हाँ ठीक है। काशी सिंह को कोई संतान नहीं हुई। हाँ। अजायब सिंह के 4 लड़के हुए। अच्छा। सबसे बड़े लड़के का नाम था राम हरक सिंह। अच्छा। दूसरे लड़के का नाम था औरबान सिंह। तीसरे लड़के का नाम था नायक सिंह। अच्छा। और चौथा लड़का थे रामभरण सिंह। अच्छा। ये 4 पुत्र हुए। उन्हीं 4 पुत्रों से आज हमारा ये खानदान है पूरा, यहाँ से दिलशादपुर तक। अच्छा। तो इसी में रामहरक सिंह के 3 लड़के हुए। उन 3 लड़कों में सबसे बड़े लड़के थे अर्जुन सिंह, जो आज वर्तमान में यहाँ दिलशादपुर में है। अच्छा। परिवार दिलशादपुर में है। ठीक। दूसरे लड़के भीम सिंह थे। भीम सिंह जो पूरे परिवार को जो है संचालित किए। चाचा लोगों के रहते हुए भी सारे परिवार को उन्होंने ही संभाला। हाँ। उनका बड़ा नाम था। यहाँ से बलिया तक भीम सिंह की अगुवाई, भीम सिंह की बड़े मशहूर व्यक्ति थे। और उनसे छोटे भाई जो कौलवान सिंह थे, उनके भी 3 पुत्र हुए। और 3 में सुंदर बाबा और टिंकू बाबा और रघुनाथ बाबा। अच्छा। फिर तीसरे बाबू नायक सिंह, और नायक सिंह के 2 लड़के जगन्नाथ, बैजनाथ। तो जगन्नाथ से सूर्यपान का परिवार है, और बैजनाथ से सुधाकर और सूर्यमान बाबा, चंद्रभान बाबा। इनके बैजनाथ सिंह, अरे जगन्नाथ सिंह के
हुए रामधारी, हाँ। रामधारी के सूझभान, हम्म और सूझभान के लड़के दो है, हंसराज और बैजनाथ सिंह के 3 लड़के थे। तो हम्म सबसे बड़े लड़के का नाम था साहेब सिंह। हम्म साहेब सिंह पहले ही मर गए, तो उनके एक लड़के थे बहुचंद्रभान सिंह। चंद्रभान के आज 2 लड़के हैं। एक तो यहाँ स्कूल में प्रिंसिपल होकर रिटायर होकर आजकल लखनऊ में जाके बस रह रहा है। हाँ। छोटा लड़का यही घर में ही रहता है। हम्म और सुब्बा सिंह पुजारी थे, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। हाँ। सब उनसे छोटे थे कामता सिंह। हाँ। कामता के जयप्रकाश और जयप्रकाश के दिनेश दिनेश सिंह वो भी आजकल लखनऊ में अपना कारोबार देख। स्टेब्लिश हो गया। हाँ। और चौथे भाई थे हम्म बाबू भरत सिंह। हम्म तो भरत सिंह के भी 3 लड़के थे, हम्म गणेश सिंह, नरेश सिंह, भीरगू सिंह। हम्म भीरगू सिंह पहले ही मर गए। नरेश सिंह को कोई संतान, एक लड़की थी केवल। और गणेश सिंह के 2 लड़के हुए, भोला दीपक। भोला के बाबू सरदेव सिंह और त्रिभुवन सिंह। और 2 लड़के उनके और हुए थे, मर गए थे। रामयाजी और रामोद नाम था। और दूसरे दूसरे लड़के त्रिभुवन सिंह थे। भोला सिंह के 2 लड़के जीवित रहे। दोनों का परिवार है चल रहा है। एक परिवार से क्या नाम है, रामासरे, सुरेश और अरविंद। हाँ ठीक है, वो आज के मतलब 9 पीढ़ी हो गई है वहाँ तक। ठीक है। और दूसरे भाई थे दीपन सिंह। तो दीपन सिंह के 2 लड़के अंबिका और चंद्रिका। ये लोग चंद्रिका बाबा जमशेदपुर थे। हाँ, चंद्रिका सिंह बाद में जमशेदपुर चले गए, तो वहाँ अच्छा कमाई उमाई किया उन्होंने। अंबिका सिंह यही घर में अपना खेती बाड़ी करते थे। हिस्सा भी लंबा था, 1/4 का ही हिस्सा था हम लोगों का। तो ज्वाइंट फैमिली थी। आज तो मैंने ज्वाइंट फैमिली की तो बातें भूल जाना है। देखते हैं हर परिवार में ऐसा है कि मैंने सब केवल अपने लिए ही सोचते हैं। उस समय अपने लिए ना सोच के अपने संबंधित लोगों के लिए लोग सोचते। हाँ ठीक है, अर्थयुग है, अर्थयुग है। तो ये हुआ अपने एक पट्टी के बारे में थोड़ी विवरण दी। पट्टी में अब हमारा पहला हिस्सा तो ये था, उधर चतुर्गुण सिंह वाला हुआ। दूसरा हिस्सा था एक मुसलमान, उनका नाम था दिलराज सिंह। दिलराज सिंह के पिता का नाम था सरजू सिंह। सरजू सिंह की शादी हुई थी। सरजू सिंह से एक लड़का हुए दिलराज सिंह। तो सरजू और दिलराज दोनों मर गए। तो मैया रहती थी मुसलमान मैया, दोनों के सामने की बात। तीसरा हिस्सा हम लोगों का था ये जो विश्वनाथ बाबा है, हाँ, उनके सहदेव सिंह से विश्वनाथ सिंह के 3 लड़के थे। आज बोलता हमको मालूम होता है कि जो राम भजन का ही परिवार चल रहा है। लड़के बच्चे राम भजन के ही। तो मतलब ये लोग सब अपन अभी पहले ही पट्टी में घूम रहे हैं। हाँ, अपने पट्टी में, पूर्वी पट्टी में। हाँ, अपने पट्टी का तीसरा परिवार है। ठीक है। पहला परिवार हमारा है और सकल का। दूसरा परिवार जो है इनका क्या नाम है, हम लोगों का। तीसरा परिवार जो है वो राम भजन बाबा का, राम भजन का। चौथा परिवार था क्या नाम है, बाबू हरिपाल सिंह और ये थे रामपाल हरिपाल। तो उनसे ये परिवार है। ये इसमें तो लिखा हुआ है राज सिंह मुनराज सिंह 2 भाई थे। अच्छा। तो मुनराज सिंह के रामफल के त्रिवेणी के युवराज और गंगा, जो पूरा हिस्सा खत्म हो गया है। हाँ। कोई है नहीं। मुनराज सिंह के परिवार में हरिपाल और नयपाल 2 भाई थे। तो हरिपाल से महात्म का परिवार है। हाँ। और नयपाल से राम प्यारे। अच्छा। परिवार है।
राम प्यारे सिंह के परिवार में मंत्री जी, भूतपूर्व मंत्री। हम्म। ये यहाँ के उत्तर प्रदेश के मंत्री हुए। वन और पर्यावरण मंत्री थे राम प्यारे। भीम सिंह के बाद राम प्यारे ही गाँव के ख्याति प्राप्त किए थे, जिनके नाम से गांव को जाना जाता आज भी बोला जाता है कि राम प्यारे सिंह की मुहारी। और पहले बोला जाता था भीम सिंह की। हाँ, तो ये दो सपूत हमारे गांव में। ये। अच्छा, और पांचवा हिस्सा जो हम लोगों का था वो सीता बाबा वाला था। तो सीता बाबा वाला परिवार जो है आज तो एकदम खत्म हो गया। सब जमासा वासा दे दिए लोग, लड़कियां आके बसी सब अपना बेच खोज के चले। तो मूलतः इसमें हमारी पट्टी में दो परिवार ही, एक परिवार हम लोगों का स्टेब्लिश और दूसरा परिवार तो नेपाल और हरिपाल सिंह वाला स्वर्गीय राम प्यारे चाचा है। स्वर्गीय राम प्यारे सिंह जी। हाँ, ठीक है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये तो एक हिस्सा हुआ।